नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। तो आज का एडिटोरियल हमने लिया है द हिंदू अखबार से, द एज ऑफ मिनिमलिज्म इन इंडिया पाकिस्तान टाइज। लिखा है इसको हैप्पीमैन जैकब साहब ने, जो भारत की शीर्षस्थ यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू में प्रोफेसर है। ये संपादकीय भारत पाकिस्तान संबंधों पे लिखा गया है कि उन संबंधों में एक नया युग आ गया है, एज ऑफ मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म अगर हिंदी में समझे, अति सूक्ष्मवाद या सूक्ष्मवाद या न्यूनतमवाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कला के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे म्यूजिक में, थिएटर में, एक मूवमेंट शुरू हुआ कि हम चीजों को बेयर मिनिमम अगर कर दें या रहन सहन के तरीकों को बेयर मिनिमम कर दें तो क्या मानव खुशी में बढ़ोतरी होगी। उसी को मिनिमलिस्ट एटीट्यूड कहा गया। आर्किटेक्चर में देखा गया कि जो बड़े बड़े इलेबोरेट फॉल्स सीलिंग थे, आर्किटेक्चरल डिजाइन थे, उनको छोड़ दिया गया। जितना हमें न्यूनतम आवश्यक है एक आर्किटेक्चर में, उतना रखा गया। इसी तरह की चीजें म्यूजिक में की गई, पेंटिंग्स में की गई, आदि इत्यादि। तो उसी को आधार बनाते हुए, उसी शब्द को आधार बनाते हुए कहा गया है कि क्या भारत पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो भी एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां बेयर एसेंशियल चीजों को, सबसे जरूरी चीजों पर केवल ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, बाकी की जो चीजें हैं उनको छोड़ दिया गया है। इसके क्या अर्थ है, ये संपादकीय डिस्कस करता है। ब्रॉड एनालिसिस देख लेते हैं। संपादकीय शुरुआत करता है इस बात से, या हैप्पीमैन जैकब साहब कहते हैं कि एज ऑफ मिनिमलिज्म भारत पाकिस्तान संबंधों में आ चुका है, जिसमें कि एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो जाती है। जिन चीजों के लिए आप फाइट कर रहे हैं, आपको केवल उनमें रिजल्ट चाहिए। आपको संपूर्ण समाधान या कोई अंतिम लक्ष्य, कैवल्य मोक्ष अभी नहीं चाहिए। आपको छोटे छोटे अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं। तो वो आ चुका है भारत पाकिस्तान के संबंधों में। और ज्यादा एनिमेटेड लड़ाई, ज्यादा जो शोर शराबा है, वो अब भारत पाकिस्तान के संबंधों से ज्यादा, विदेश संबंधों से ज्यादा क्रिकेट मैचेस में दिखता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो हालिया सरकार जो भारत में चुन के आई 2014 के चुनावों के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसने इस एटीट्यूड को अपनाया, लेकिन शुरुआत से ही नहीं अपनाया। यानी शुरुआत में भारत ने अपने ट्रेडिशनल तरीकों को फॉलो किया। वो ट्रेडिशनल तरीके क्या थे, वो ट्रेडिशनल तरीके क्यों टूट गए, इनकी चर्चा की गई है। फिर बताया गया है कि वो 5 कारण क्या हैं जिनके कारण कहा जा सके कि ये अति सूक्ष्मवाद का दौर जो है भारत पाकिस्तान संबंधों का, ये सफल होता दिख रहा है, या भारत पाकिस्तान संबंधों को एक अति सूक्ष्मवाद के दौर से गुजरते हुए संबंध कहा जा सकता है। उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स गिनाए गए हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक पर बात की गई है। क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक जो भारत पाकिस्तान संबंधों के बदलते आयाम को चिन्हित करती है, इसकी चर्चा की गई है। और आखिरी में तमाम सफलताओं को गिनाने के बाद, तमाम इसके सक्सेसेस को गिनाने के बाद, इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं आने वाले समय में, इसकी क्या असफलता हो सकती है आने वाले समय में, चैलेंज क्या हो सकता है, असफलता ना सही चैलेंज सही, उसकी ओर भी इशारा किया गया है। तो इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। एनालिसिस शुरू करते हैं। तो एक एज ऑफ मिनिमलिज्म शुरू हो चुका है, यानी कि एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें बहुत कम है कि हम किसी अंतिम समाधान तक पहुंचेंगे। बहुत छोटी छोटी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के लिए काम हो रहा है, लेकिन फिर भी एक प्रकार की शांति बन गई है। एलओसी पे शांति है, कश्मीर में भी बनिस्पत दोनों के बीच शांति है। और सबसे बड़ी बात कि दोनों ओर से जो लोगों के बीच आदान प्रदान होता है, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया पर्सनैलिटीज हो, चाहे आम लोग हो, उसमें भी जो गर्माहट रहती थी, जो एक प्रकार की तलखी रहती थी, उस तलखी में भी कमी आई है। तो एक तो ये देखने को मिल रहा है, जबकि आमतौर पे भारत पाकिस्तान के संबंधों में बड़ी तलखी देखने को मिलती थी। अब कभी कभी वो तलखी, और वो भी कभी कभी ही क्रिकेट के मैदानों में देखने को मिलती है। नहीं तो पहले क्या होता था, कई कभी सीमा पे गोलीबारी जारी है, बड़े बड़े आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उनका भारत जवाब दे रहा है, फिर बातचीत टूट जा रही है, फिर बातचीत फिर से शुरू हो रही है। यानी वही कपड़ा धो साफ करो गंदा करो, फिर धो साफ करो गंदा करो, ये चलता रहता था, ऐसा ही संपादकीय कह रहा है। लेकिन अब जो हो रहा है वो है टेक्टिकल, बिजनेस माइंडेड। कैसे, यानी कि बिल्कुल सामरिक हितों को साधने के लिए ये दो देश न्यूनतम बिंदुओं पर बात करते हैं, उन पर सहमत होने की कोशिश करते हैं, और फिर अगले बिंदुओं पर आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रकार के अब संबंध हो चुके हैं, अनइमोशनल हो गए हैं, ना अमन की आशा जैसी बातें हो रही हैं, ना ही युद्ध की बात हो रही है, कहीं बीच में कुछ मध्यम बिंदु खोजे जा रहे हैं। क्या कहते हैं संपादकीय, आगे बढ़ता है, कहता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि ये सरकार यही सोच कर आई थी। देखिए जब हम सरकार कहते हैं तो कई बार लोग इसको पार्टी समझने लगते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि पार्टियां आती जाती हैं, देश बने रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब सरकारें बदलती हैं, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वो नए नए तरीके कोशिश करती है। तो चेंज और कंटिन्यूटी दोनों हर सरकार का पक्ष होता है। वो पार्टी जब तक विपक्ष में होती है, सत्ता में नहीं होती है, वो पार्टी की तरह बोल रही होती है। लेकिन कोई भी पार्टी, ये भारतीय लोकतंत्र की खासियत है, जब वो सत्ता में आती है तो वो देश की बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश करती है, अपने तरीकों से करती है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार आई तो शुरुआत में कोशिश की गई कि भारत पाकिस्तान के संबंधों में गर्माहट लाई जाए, जैसे कि हर सरकार कोशिश करती है। नवाज शरीफ साहब को इनविटेशन भेजा गया कि आप आइए भारत में। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे, वहां पे उनको इनवाइट किया गया, वो आए भी। 2014 में वो आए, फिर 2015 में हमारे प्रधानमंत्री लाहौर गए सरप्राइज विजिट पर, नवाज शरीफ साहब से वहां पे मुलाकात हुई। यहां तक सब ठीक चल रहा था, लग रहा था कि अमन की आशा का दौर आ रहा है, सरकारें सफल हो रही हैं दोनों ओर की। लेकिन फिर वही होता है जो होता आया है। 2016 में आतंकवादियों का पठानकोट पर हमला होता है, पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद इसमें शामिल था। तब तक भी थोड़ा रहा कि शायद पाकिस्तान इस बार सहयोग करे, वहां की टीम्स को बुलाया भी गया कि वो इस जांच में सहयोग दें, लेकिन ना तो वो सहयोग मिला। और उसके बाद 2016 में उरी में हमला होता है, और उरी के हमले के बाद भारत जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक करता है। इस हमले में भी पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद का हाथ था। और उसके बाद होता है फरवरी 2019 में पुलवामा का हमला, जिसने दोनों देशों के बीच चले आ रहे संबंधों को डीप फ्रीजर में डाल दिया कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। ये कहकर वो एक प्रकार से संबंध काफी हद तक डीप फ्रीजर में चले गए, समाप्त हो गए एक तरीके से। उसके बाद सरकार ने अलग अलग निर्णय लिए। एक निर्णय ये लिया गया अगस्त 2019 में कि कश्मीर में जो धारा 370 थी उसको वाटर डाउन कर दिया गया, और कश्मीर के स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कई सारे चेंजेस किए गए। उसकी चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें ये बताती हैं कि ये बदलाव किस तरह से आए भारत पाकिस्तान संबंधों में। और ये बदलाव होते हुए हम कहां पहुंच गए कि नई दिल्ली को ये समझ में आ गया कि बहुत समय लगता है, बहुत कमिटमेंट लगता है पाकिस्तान के साथ किसी भी शांति प्रक्रिया को बढ़ाने में, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि ये शांति प्रक्रिया सफल हो जाएगी। तो इससे बेहतर क्या लगा, दिल्ली को लगा कि इससे बेहतर है कि बैक चैनल बातचीत थोड़ी बहुत होती रहे, हमारे यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके यहाँ की आर्मी के बीच बातचीत चलती रहे। हम टॉप लेवल पर तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक कि आतंकवाद का पाकिस्तान उसको प्रायोजित करना बंद नहीं कर देता। एनएसए आप जानते ही होंगे, एनएसए की स्थापना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस की स्थापना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय हुई। पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने ब्रजेश मिश्रा साहब। उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने इस पद को 2 पदों में तोड़ दिया, इंटरनल एक्सटर्नल। फिर इन 2 पदों को 2005 में फिर से मिला दिया गया। तमाम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनते रहे, नारायणन साहब बने। उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी शिवशंकर मेनन साहब एनएसए रहे, और 2014 से अजीत डोवाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ये सिक्योरिटी मसलों पर प्रधानमंत्री को सीधे सलाह देते हैं। तो खैर यही अब बैक चैनल बातचीत हो रही है, हमारे यहाँ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस और पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से चयनित लोग पीछे बात करते हैं, ऐसा अंदेशा है। हर देश ऐसे बात करता है, चाहे घोर दुश्मन देश भी हो, चाहे फिलिस्तीन और इजराइल जैसे देश भी हो, वो भी आपस में इस प्रकार की बातचीत जारी रखते हैं। बट बहरहाल बिना डाइग्रेस किए हम आगे आते हैं कि 5 वो कारण क्या है जिसके चलते कहा जा सके कि अति सूक्ष्मवाद का दौर आ गया है भारत पाकिस्तान संबंधों में। अति सूक्ष्मवाद अब तक आप समझ चुके होंगे कि केवल बिंदुवार कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर कुछ बिंदुओं को सॉल्व कर या कुछ बिंदुओं पर राजी होकर संबंधों को आगे बढ़ाए रखना, ना कि पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो बेयर एसेंशियल्स पर कैसे कहा जा सकता है कि बात चल रही है दोनों देशों की? एक, दोनों देश ये समझ चुके हैं कि हमने शांति वार्ताओं की, शांति स्थापना की
कई कोशिशों को नाकाम हो जाने दिया। क्यों नाकाम हो जाने दिया? कि एक तो पाकिस्तान में दो पावर सेंटर हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान जितना इस्लामाबाद से नहीं चलता, जो कि नागरिक शक्ति का केंद्र है, सिविलियन गवर्नमेंट का केंद्र है, उतना रावलपिंडी से चलता है। रावलपिंडी जो कि आर्मी का गढ़ है। तो एक तो पाकिस्तान में डुअल सेंटर रहा, और दूसरा दोनों ही देशों में पॉलिटिकल विल की कमी रही। ऐसा संपादकीय कहता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही कि वो शांति प्रक्रियाओं को फाइनल अमली जामा पहना सके। चाहे वो कोशिशें परवेज मुशर्रफ के समय हुई हो, चाहे वो कोशिशें नवाज शरीफ के समय हुई हो, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी रही। तो एक तो ये बातें दोनों देशों को समझ में आ चुकी हैं, राजनेताओं को समझ में आ चुकी हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पीस की कोशिश करना अपने आप में एक बेवकूफी भरा काम होगा, फूल्स एरेंड होगा, जिसमें कोई सफल नहीं होने वाला। तो छोटी छोटी सफलताओं की कोशिश करते हैं। दूसरी बात क्या, दोनों पक्षों को यह भी समझ में आ गया है कि अपने जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुलझाना इतना आसान भी नहीं है कि एक पार्टी में आप चले गए और हमारे शपथ ग्रहण में आप आ गए तो इससे मामला सुधर जाएगा। समस्याएं कहीं गहरी हैं, तो उनको सुलझाना बहुत मुश्किल होने वाला है, खास करके आजकल के दौर में जब ऑनलाइन नफरत फैलाना ज्यादा आसान है ऑनलाइन तार्किक बातें करने से, ऑनलाइन गहरी बातें करने से। तो ये भी दोनों तरफ के लोगों को समझ में आ चुका है कि पूरा शांति स्थापित करना एक मुश्किल चीज है। तो छोटी छोटी बातों पर पहले बात कर लेते हैं। तीसरी बात कि नई दिल्ली को एक बहुत गंभीर समझ डेवलप हुई है कि जब तक हम पाकिस्तान से अपना विवाद निपटा नहीं लेते, तब तक हम दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बड़ा कुछ कर नहीं सकते। ऐसी एक परंपरागत समझ थी। नई दिल्ली अब इस समझ से बाहर आ चुकी है, इससे आउटग्रो कर चुकी है, और इस बात को समझ चुकी है कि 1960 के बाद से लगभग भारत और पाकिस्तान किसी बात पर सहमत नहीं हुए हैं। 1960 हमने क्यों बोला? क्योंकि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से कि भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल का बंटवारा, इंडस वाटर का बंटवारा कैसे होगा, उसकी 5 नदियों का। तो वो अंतिम बार था जब हम दोनों लोग साझा किसी बात पर सहमत हुए थे। तो जो बात 1960 से लेकर 2022 आ गया हुई नहीं है, उसके आगे भी होने की गुंजाइश बहुत कम है। तो ऐसे में इस समझ से आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े फैसले तब तक नहीं ले सकते जब तक हम अपने पड़ोस की बात ना सुलझा लें। नहीं, पड़ोस की बात तो 1960 से बनी ही रही है, हमें इससे इंडिपेंडेंटली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ना होगा। चौथी बात कि नई दिल्ली में एक नया तरह का कॉन्फिडेंस भी आया है। ये कॉन्फिडेंस क्या है कि कश्मीर में शांति लाने के लिए हमें पाकिस्तान से बात करनी ही जरूरी नहीं है। एक, हम शांति खुद स्थापित कर सकते हैं। दो, पनिशमेंट बाय डेटरेंस, पीस बाय डेटरेंस, हम डर पैदा कर दें अगर विपक्षी में, चाहे वो आतंकवादी दल हो या उनको प्रायोजित करने वाली पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान की सरकार हो, जो भी वो पक्ष हैं, उनमें डर पैदा कर दें कि भारत चुप नहीं बैठता है, भारत अब निर्णायक कदम उठाता है आतंकवादी हमलों के बाद या शांति को बाधित करने की कोशिशों के बाद। तो दिल्ली में ये कॉन्फिडेंस आया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, और क्योंकि ऐसा कर सकते हैं तो फिर हमें बड़े बड़े शांति प्रस्तावों की जरूरत नहीं है। जितनी हमें शांति स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाने की जरूरत है उतना हम बढ़ाएंगे, आपको ठीक लगता है तो उतना ही आप बढ़ाइए। ये है एक मिनिमलिस्ट एटीट्यूड। और अंतोगत्वा फाइनली क्या है कि दोनों ही साइड कहीं बड़े चैलेंजेस से जूझ रही हैं। पाकिस्तान तो तमाम समस्याओं से जूझ ही रहा है, उसके अंदरूनी पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं। FATF के साथ जो उसका ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट वाला मामला चलता रहा था, उसने उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, वो एक अलग मसला है। और सबसे रिसेंट का मसला है कि उसके पड़ोसी में अफगानिस्तान में, उसके पड़ोस अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हो गया है, और जिसके साथ उसके संबंध माना जा रहा था कि बहुत दोस्ताना होंगे, लेकिन इतने भी दोस्ताना है नहीं। तो नए नए चैलेंजेस से पाकिस्तान भी जूझ रहा है। भारत की जहां तक बात करें तो भारत को समझ में आ गया है कि ज्यादा बड़ा खतरा जो है वो चीन की ओर से है। तो दोनों ही क्योंकि बड़े बड़े अपने चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अपने संबंधों में जो अर्जेंट बातें हैं उन्हीं पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, क्योंकि हमारी ज्यादा ऊर्जा दूसरी समस्याओं में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर ज्यादा जोर है कि जो समस्याएं हैं उनको मैनेज कैसे किया जाए, उसके लिए जो कदम उठाने हैं उस तरह के कदम उठाए जाएं। क्या हो सकते हैं वो कदम? जैसे सीज फायर कर लिया जाए। तो हमने सीमा विवाद सॉल्व नहीं किया, सीज फायर कर लिया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पर अभी जोर नहीं है। तो ये 5 बातें हमने डिस्कस कर ली। और इसका एक एस्पेक्ट ये भी है
कि इसने दोनों देशों के एक्सपेक्टेशंस को, दोनों देशों के नेताओं की एक्सपेक्टेशंस को भी, सेनाओं की एक्सपेक्टेशन को भी और आवाम यानी वहां की पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेशन को भी बड़ा नियंत्रण में रखा है। क्योंकि यहां से मोदी साहब जब पाकिस्तान जाते थे या नवाज शरीफ जब भारत आते थे तो लगता था कि एक इतिहास बनने वाला है, इतिहास बदलने वाला है। एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती थी। ये एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर भी बड़ा बुरे तरीके से काम करता है। कई बार ये भारत पाकिस्तान संबंधों में होता दिखता भी था, लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस बहुत मिनिमम है और इसके कारण उन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना भी आसान है, उनको अचीव करना भी आसान है। वो अचीवमेंट छोटे होते हैं बट बहुत क्लियर होते हैं। उदाहरण के तौर पर 2021 में सीज फायर एग्रीमेंट फरवरी में साइन हुआ। वो क्लियर था कि भाई इन बातों पर सहमति बनी, ना हमारे फौजी फायर करेंगे ना आपके फौजी फायर करेंगे, और अगर गोलाबारी होती है तो इससे ऐसे निपटेंगे। ये सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ। इसी प्रकार से कश्मीर में बनस्पत रिलेटिवली शांति आई। तो छोटे छोटे एम्स रखे, उन एम को अचीव करने के लिए आपसी जो दोनों देशों में सहमति चाहिए उस पर काम हो रहा है। अंत में हैप्पीमैन जैकब साहब कहते हैं कि उनके अनुसार इस अति सूक्ष्मवाद के दौर की जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि नई दिल्ली ने अपने उस पारंपरिक आचरण को छोड़ा है। और पारंपरिक का मतलब है कि हाल तक चले आ रहे उस आचरण को, 2016-17 तक चले आ रहे उस आचरण को छोड़ा है, जिसमें नई दिल्ली की कोशिश होती थी कि हम इस्लामाबाद से बात करेंगे, यानी वहां जो भी नागरिक सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हो या फिर भले ही तख्ता पलट करके भी आई हो, लेकिन इस्लामाबाद केंद्रित सत्ता से बात करेंगे। अब तक नई दिल्ली का यह मानना था, लेकिन अब नई दिल्ली कहती है कि हम रावलपिंडी से बात करेंगे। अगर असल शक्ति का केंद्र पाकिस्तान में रावलपिंडी है तो हम वहां की राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने या मजबूत करने के लिए नहीं आए हैं। वहां जो राजनीतिक सच्चाई है हमें उसके साथ एंगेज करना होगा। और पाकिस्तान की राजनीतिक सच्चाई यही है कि स्ट्रक्चरली, संस्थागत रूप से वहां आर्मी का विदेश नीति पर ज्यादा गंभीर नियंत्रण है। इससे पहले जब भारत नागरिक सरकारों से, चाहे वो नवाज शरीफ की सरकार रही हो चाहे वो उनसे पहले की सरकारें रही हो, जब बात करता था तो हमेशा ये डर बना रहता था और ये डर कई बार फलीभूत भी होता था कि शांति आती देख क्या सेना इस शांति को आने देगी। तो कहा जाता है कि 2015-16 के आसपास जब संबंध सुधर रहे थे तो दिसंबर में संबंध सुधरते थे और जनवरी में एक आतंकवादी हमला हो जाता है। तो कहा जाता था कि रावलपिंडी टॉर्पीडो कर देता था, जैसे सबमरीन में से टॉर्पीडो पानी के नीचे नीचे जाते हैं और दूसरे जहाज को डुबो देते हैं। इसी प्रकार से सेना भीतराघात करके भारत पाकिस्तान संबंधों को पटरी से उतार देती थी, क्योंकि वहां पर सेना का ताकतवर बने रहना इस बात पर भी निर्भर है कि भारत से कितना खतरे का परसेप्शन है। तो उस परसेप्शन को बने रहने देना चाहती थी। लेकिन अब भारत सीधे बातचीत वहां की सेना से कर रहा है। हैप्पीमैन जैकब साहब के अनुसार यही सबसे बड़ा बदलाव है जो हाल के समय में आया है। भारत ने इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और ये सफल होती हुई भी दिख रही है, क्योंकि सेना अब शांति के इन प्रयासों को लेकर गंभीर है। वो इस खतरे में नहीं है कि नागरिक सरकार जो है, सिविलियन गवर्नमेंट को सारा क्रेडिट मिल जाएगा। तो वो इस बात, अभी तक तो यही लग रहा है कि इस बात के साथ पाकिस्तानी सेना भी सहमत है, वो डायरेक्ट अप्रोच को ज्यादा सीरियसली ले रही है। लेकिन अंत में कुछ चैलेंजेस ये हैं कि देखिए ये सारे छोटे छोटे स्टेप हैं। इन छोटे छोटे स्टेप से जहां तक शांति स्थापित हो रही है वो बढ़िया है, लेकिन जब इन स्टेप्स की मियाद पूरी हो जाएगी तब वो यक्ष प्रश्न हमारे सामने फिर से आके खड़े हो जाएंगे, जिनका समाधान पॉलिटिकल विल से, राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही हो सकता है। तो इसकी सीमा यही है। इन तरीकों से ना तो पाकिस्तान की सेना के पास वो अधिकार है, ना वो ये कर पाएगी कि वो उन पॉलिटिकल क्वेश्चंस को, चाहे वो कश्मीर का मसला हो जिसे भारत पूरी तरह अपना आंतरिक मसला बताता है, या पीओके का मसला हो जिस पर पाकिस्तान अपना अधिकार जताता है, ये तमाम ऐसे पॉलिटिकल प्रश्न हैं जिन पर दोनों देशों की सरकारों को पॉलिटिकल विल दिखानी होगी। तो वो विल इन छोटे छोटे या एज ऑफ मिनिमलिज्म के दौर के हथियारों से उन प्रश्नों को सुलझाया नहीं जा सकेगा। तो यही इकलौता चैलेंज है इस पूरे तरीके के सामने। तो ये था आज का संपादकीय। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा एडिटोरियल एनालिसिस कैसा लगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही। नमस्कार।